Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to start our political science. As you all know, in political science we have to study two books. First one is Constitution at Work and the second one is a political theory. So we will start our discussion with this book, Constitution at Work, and today we will try to understand the first chapter, Constitution, why and how. So before coming to that chapter, let us understand what are the chapters we have to study in the whole year. So first chapter is the Constitution and why and how, rights in the Indian Constitution, and election, representation, फिर executive, legislature, judiciary, federalism, local government, constitution as a living document, and the last one is a philosophy of the Indian Constitution. अब इसमें देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पहला चैप्टर है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर इन क्लास 9th, chapter named Constitutional Design, where we have talked of what is constitution, why do we need a constitution, and the process to develop or make a constitution, why do we need, what are the ways and what are the philosophy, like the last chapter, the philosophy of the Indian Constitution, which is also written in the Constitutional Design chapter. So कुछ चैप्टर्स आपको 10th में मिलेंगे, कुछ 9th में, जैसे ये चैप्टर्स भी आपने पढ़ा है, राइट्स, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये चैप्टर्स हमने पढ़ा है. फिर लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स, फर्स्ट पावर शेयरिंग, सेकंड फेडरलिज्म में ही लोकल गवर्नमेंट हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया है. फिर है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट एंड देन फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब के बारे में आपको आइडिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 9th-10th में हमने कवर अप किया है. सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी वही है, थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा है, थोड़ा सा फैक्ट हो गए हैं, थोड़े कुछ कोट वगैरह डाल दिए गए हैं. जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जो डिबेट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, उसके कुछ कोट्स हैं. ऐसे ही राइट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग है. तो डिटेलिंग हो गई है, बाकी टॉपिक्स आप जानते हो, उससे आप काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है इसके वहीं से हैं. तो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड इन दिस चैप्टर व्हेन आई विल स्टार्ट टीचिंग यू व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल गिव यू द डेफिनेशन which I have taught you in the class 9th, and why do we need a constitution. The same arguments has been written in the class 11 book, and it has also been mentioned in the class 9 book, Constitutional Design chapters. So the same question, the same arguments I will write here, so that it will not be difficult for you to learn it again. तो वो points आपको याद होने चाहिए. So let us begin. ये देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होंगे. और फेडरलिज्म के बारे में हमने बात ही की, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन. सो लेट अस बिगिन. और जो सेकंड बुक है आपका पॉलिटिकल थियरी, उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फ्रीडम, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम समझेंगे. मतलब उन वर्ड्स को ही क्लियर किया गया उसमें कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है. जैसे फ्रीडम है तो फ्रीडम का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, तो बहुत डिटेल में उसका वहाँ पे डिस्कशंस है. इसलिए उसको बोला गया पॉलिटिकल थियरी. वो एक प्रिंसिपल है, एक आइडिया है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन. So the first question arises from, what is constitution?
So simply constitution is a set of written rule and regulation through which any country is governed. So constitution is a set of written rule and regulation. तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल एंड रेगुलेशन का एक सेट है जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री को गवर्न करते हैं. अब वो कंट्री, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रियां जो हैं वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मोनार्की में भी कॉन्स्टिट्यूशन होते, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होते जहाँ पे राजा के भी पावर को, किंग के भी पावर को लिमिटेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है टू गवर्न अ कंट्री. अब ये करता क्या है, इसके थ्रू जैसे प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होंगे, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे अपॉइंट होगा, लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करेंगे, व्हाट आर द पावर्स हैज़ बीन गिवन टू देम, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स के क्या पावर्स हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. सो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है और उसी के बेसिस पे ये काम करता है. सो इसीलिए इसको बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन रूल ऑफ रेगुलेशन थ्रू विच एनी कंट्री इज गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन रूल एंड रेगुलेशंस का सेट है जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री को गवर्न करते हैं. सिंपली अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता, तो इसको ऐसे समझो कि एक गेम है, एक गेम का कुछ रूल्स है जो काफ़ी अंडरस्टूड है सब प्लेयर्स के थ्रू, लेकिन बाई चांस कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और वो जो रूल था उसको लेके डिस्प्यूट हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रूल्स सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रूल्स सही नहीं. तो आप कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिसको सपोर्ट करें, बट मे भी अगला इन्फ्लुएंशियल हो, उसके सपोर्ट में ज़्यादा लोग वैसे भी चले जाए. तो वी विल फेल टू डिसाइड कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. तो उसको अगर हमें अवॉइड करना है कि कन्फ्लिक्ट हो अगर, तो उसको कैसे ईजिली हम सॉल्व कर लें, तो मे बी फर्स्ट वी विल राइट द रूल्स ऑफ द गेम. पहले हम जो भी रूल्स है गेम का पूरा एक रूल बना लेंगे, उसके बाद दोनों कंपटीटर का साइन करा लेंगे, देन वी विल स्टार्ट प्लेइंग एंड आफ्टर दैट इफ एनी कन्फ्लिक्ट अराइजेस वी विल कम टू द रूल एंड सी कि क्या आप सही बोल रहे हैं या वो, और उस हिसाब से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन है, यू आर राइट और रॉन्ग, what are the process to elect a prime minister or president, if it is not followed, is it followed or not, so we can check it by constitution. So constitution provides us a set of rule and regulations and with the help of these sets of rule and regulation we govern our country. तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कोई भी चीज़ें हों तो इसको ये प्रोहिबिट करता है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है. सो एनीवन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, है ना, ऐसे. तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके गवर्नमेंट को लिमिट करता है, सिटीजन्स को एम्पावर करता है थ्रू देयर राइट्स. इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल टू अस. सो ये सारी चीज़ें रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी रूल आवर कंट्री एंड वी सस्टेन आर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी भी सस्टेन नहीं कर सकती विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन.
Now we will come to the second question. Why do we need a constitution? Why do we need a constitution? Four sets of reason can be given in this favor कि why do we need a constitution. वैसे तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं, बट वी हैव कैटेगराइज्ड इन 4 arguments so that can we easily answer it. So पहला argument है, the first argument, it generates a degree of trust. It generates a degree of trust. तो इसके थ्रू हमें एक ट्रस्ट जनरेट होता है. सो दैट इट मीन्स कि जैसे गेम का हमने एग्जांपल दिया कि अब गेम में कोई चीटिंग नहीं करेगा, ये क्लियर होगा क्योंकि हमने गेम के रूल्स को पहले लिख लिया. ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास कितनी पावर होगी, कौन किसको क्रॉस चेक कर सकता है ना. तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं और यहाँ पे प्रोहिबिशन होता है डिस्क्रिमिनेशन का. तो इस तरह से डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग भी एक साथ रह सकते हैं, बिकॉज इट क्लियरली स्टेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर विल बी अलाउड. तो इस तरह से एक ट्रस्ट क्रिएट करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन that is necessary for different kind of people to live together. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन करने में फेल कर जाता, सो इंडिया कैन हैव बीन डिवाइडेड इन मेनी अदर पार्ट्स, इन मेनी अदर कंट्रीज. और यहाँ के एक स्टेट्स हो सकता है, एक कंट्री होती, जैसे यूरोप में छोटी छोटी कंट्रियाँ. बट वी स्टिल मैनेज टू जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज पे देखो, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट ना होता तो सारे जो डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के लोग हैं वो एक साथ ना रह पाते. और जब वो एक साथ ना रहना चाहते तो कंट्री क्या हो जाती, डिसइंटीग्रेट, और डिसइंटीग्रेट हो जाती तो अलग अलग कंट्रियों में डिवाइड हो जाती. So if we still manage to generate a degree of trust and coordination, now we are reaching a maturity level. हम एक लेवल पे आ गए हैं, अब बहुत खतरा नहीं है, जबकि शुरू में ज़्यादा था. Now we came 70 years ahead. तो अब काफ़ी हद तक मेच्योरिटी आ गई है. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन still managed to generate a degree of trust and coordination. So the first argument in favor of why do we need a constitution, because it generates a degree of trust and coordination so that different people can live together, जिससे कि different people एक साथ रह सके. Now the second argument,
specifies how the government will be constituted. How the government will be constituted. And who will have the power to take which decisions? And who will have the power to take which decisions? तो सेकेंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और किसके पास कितनी पावर होगी, ये चीज़ें भी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. तो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, तो वी हैव ए लॉन्ग डिटेल लाइक वी विल इलेक्ट आवर different candidates will be contested and we will elect them, so indirectly they will rule on behalf of us. और उसके बाद उसी में से कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे. जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, उसमें से फिर कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे एंड दे ऑल विल मेक द लॉज व्हाइल सिटिंग इन अ पार्लियामेंट. तो इस तरह से गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस. जैसे एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या होगा, लेजिस्लेचर का काम क्या है. So it is clearly specifically mentioned in the constitution so that no conflict can arise. And if there any conflict arise by chance, or if we have to interpret the laws in present scenario, so for this we have a judiciary. The Supreme Court will interpret the laws. तो इस तरह से पूरा एक डिटेल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन कि किसके पास कौन सा पावर है, कौन सी डिसीजंस कौन ले सकता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या डिसीजंस हो सकता है, तो प्रेसिडेंट किस प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, इलेक्शन कमीशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें दिया है. तो ये सेकंड हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं इन फेवर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू थर्ड पॉइंट. Third is it lays down the limits. It lays down the limits on the powers of the government it lays down the limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. What the rights of the citizens are. What the rights of the citizens are. So third argument कि इसमें it lays down the limits of the powers of the government. ये लिमिटेड करता है गवर्नमेंट के पावर को so that government कैन नॉट रूल
so that government cannot rule in their in a monarchical way or in a absolute form. The concentration of power cannot be in one hand. So to avoid this, the constitution limited the power of the government. Maybe government tried to take away some of the fundamental rights that has been given to us, like they will stop you to protest against the government policy, they will stop you to criticize the government, so they can take away the rights. This is the fundamental right that has been given by the constitution. So to avoid these things, the constitution clearly mentioned that government does not have the power to take away the fundamental rights of the citizens. In case of emergency, some of the fundamental rights can be suspended for few days, but not all. So clearly it has been written that what are the powers of the government and what are the limits of the government. And the other way, it also empowers the government, it also empowers the citizens while providing them fundamental rights which cannot be violated by the constitution, which cannot be violated by the government. So the fundamental rights cannot be violated, इसको violate नहीं किया जा सकता. And even if government tries to violate these fundamental rights, they cannot, because constitution limit their powers here. तो constitution यहाँ पे इनके power को limited कर देता है. So they have the power, but there is also a limitation for them to not take away the fundamental rights of the citizens. So this is the third argument that has been given in favor of why do we need a constitution. Now we will discuss the last point, why do we need a constitution. These are the same points which you have already studied in class 9th chapter known as constitutional design. So the last point, fourth, it expresses the aspiration the aspiration of the people about creating a good society, about creating a good society. एस्पिरेशन का मतलब एम, हमें जाना कहाँ तक है. सो व्हाट आर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल? टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी. सो टू डू दिस वी हैव अ DPSP, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, which is not compulsory for the government to follow, but it is a directory that if you are capable enough, if you have the resources, if you have the money to implement some of these, so you can. Like we have made compulsory elementary education for everyone and free elementary education for every child in India. So it is written in a directive principle of state policy to provide minimum health facility in a very minimum price. So we have a primary health center here in every villages, in cities. So these are the directive principle that has been written in a DPSP, and it is being implemented by the government when they have the money. तो जब उनके पास इतने पैसे हो गए, when they get enough money to implement these schemes, they started implementing that. So ये compulsory नहीं, you cannot go to the Supreme Court to file a PIL that government are not following the directory principles, but it is expected that if government is capable enough to do this, so they will do.
तो इस तरह से हम एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन अगेन वी हैव अ प्रीएम्बल इन विच वी हैव रिटन mentioned some of the words like socialism to create a economic equality in a country, secularism to distance from every religion so that we don't have our state government or a government does not have any religion. तो सेकुलरिज्म का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट विल कीप डिस्टेंस फ्रॉम एवरी रिलीजन, एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, दे विल नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजन, वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे until or unless if any religion trying to discriminate on the basis of gender, on the basis of caste, like in Hindu religion there was a discrimination of lower caste that they are not being allowed in the to enter the temple में उनको allowed नहीं था, तो for that the government interfered and banned those things. Sati system was earlier there in our Hindu religion, so that has also been banned. राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया. तो इस तरह से अगर आप रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, चाहे वो रिलीजन हिंदू हो, मुस्लिम, इस्लाम हो, कोई भी रिलीजन हो, तो उस समय गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है. अदरवाइज यू आर फ्री टू डू योर थिंग्स, यू आर फ्री टू डू योर practice your religion in whatever way you want to do until or unless you are not discriminating the citizens or the people. So ये है एस्पिरेशन. तो सेकुलरिज्म का मतलब हमने बताया, सेकुलरिज्म एक आइडिया है जिसके थ्रू हम एक गुड सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट डिफरेंट पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन ईजिली लिव इन इंडिया. Those who do not speak English, Hindi or Tamil, who can also live in India. So different caste, different religion, different language के लोग भी एक साथ रह सके, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए. So we have accepted every diversity, and for doing this we have accepted some of the words secularism, socialist, है ना, रिपब्लिक. तो कोई भी यहाँ पे डायनेस्टिक अप्रोच ना हो, ये कोशिश की गई है, अवॉइड किया गया है इस चीज़ को. तो जो एस्पिरेशन है टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी, फॉर दिस वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इन अ प्रीएम्बल एंड इन DPSP lays down these principles to create a good society. So this is all. This is the end of this video, and we will discuss in the next chapter, in the next video, how the constitution has been framed.